शाल की तस्वीरें देखी है, कौन कौन से किस्म की शालें तैयार होती है फैक्ट्रिया में वो भी हमने देखी है। हमारे घरों में ओढ़ने वाली शालें उसकी भी हमने तस्वीर देखी है। लेकिन शाल पे जो है तो शायर क्या कहता है? शायर कहता है, इमरान रागिब कहते हैं कि शाल छोटी ही सही रख लो पड़ी ठीक नहीं। शाल छोटी सी सही रख लो पड़ी ठीक नहीं, तुम पे निखरेंगी बहुत घर में पड़ी ठीक नहीं। तुम पे शाल ओढ़ने के बाद में निखरेंगी, घर पे पड़े पड़े वो ठीक नहीं है। वहीं जाफ़र साहिनी कहते हैं कि बैठा था तन को ढाक के जो गरम शाल से, बैठा था तन को ढाक के जो गरम शाल से, मुश्किल में पड़ गया वो सितारों की चाल से। वहीं आदिल मंसूरी लिखते हैं कि दरवाज़ा खटखटा के सितारे चले गए, दरवाज़ा खटखटा के सितारे चले गए, ख्वाबों की शाल ओढ़ के मैं ऊँघता रहा रात भर, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे शायरों ने भी जो है तो शाल पर भी शायरी की है। वही अदील शाकिर लिखते हैं कि सर्द रातों की फ़िज़ा में गर्म रखती है मुझे, सर्द रातों की फ़िज़ा में गर्म रखती है मुझे, शाल माँ के कांपते हाथों की पहनाई हुई। तो इस शेर में जो है तो दोनों माँ की मोहब्बत और शाल की रौनक ये दोनों चीज़ें बयान की गई है। वहीं मंसूर आफाक लिखते हैं कि चाहते थे सूरज की धूप देखना लेकिन, चाहते थे सूरज की धूप देखना लेकिन उसने ओढ़ रखी थी चारों ओर शाल अपने। तो इस तरह से बहुत सारे शायरों ने भी जो है तो अपने तौर पर अपने अक्ल सलीम के एतबार से अपने जहानत के हिसाब से जो है तो शाल पर शायरी की है। सबसे पहले हम जो है तो यहाँ पर पेशे दर्स में समाअत फरमाते हैं कि अफ़सानवी अदब में दास्तान और नावल के बाद, क्योंकि हमारे उर्दू का पूरा मवाद दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक हिस्सा नसर और एक हिस्सा नज़म। तो यहाँ पर हम हिस्सा नसर में सबक नंबर 3 शाल समाअत फरमा रहे हैं। तो इसकी मुख्तसर सी मालूमात देखते हैं कि अफ़सानवी अदब में, यानी कि जहाँ अफ़साने लिखे जाते हैं वो अदब में दास्तान और नावल दोनों चीज़ें, दास्तान और नावल के बाद अफ़सानों को बहुत मकबूलियत हासिल हुई है। अफ़साने किसी हालात को इसमें बयान किया जाता है ना, तसव्वुरी ख़यालात भी बयान किए जाते हैं। तो अफ़साना एक मुख्तसर तहरीर है। अफ़साने मुख्तसर से लिखे जाते हैं, 8, 10 पेज, 12 पेज ऐसे नहीं होते, दास्तान की तरह तवील नहीं होते। तो ये मुख्तसर होते हैं जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। नशिस्त कहते हैं जैसा कि मुशायरे की नशिस्त होती है ना, या तारीखी प्रोग्राम की नशिस्त होती है। तो नशिस्त के मायने होते हैं बैठक के, एक ही जगह बैठ के पढ़े जाने वाला ये अफ़साना, यानी कि एक ही बैठक में एक ही वक्त में हम अफ़सानों को पढ़ सकते हैं। लेकिन दास्तान पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, दास्तान तवील होती है, लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है, 100-100, 200-200 पेजों की दास्तान होती है। तो अफ़साने जो है तो एक ही नशिस्त में हम पढ़ सकते हैं, यानी कि एक ही बैठक में एक ही वक्त में। या नशिस्त को इजलास भी कहते हैं, इजलास। अफ़साना ज़िंदगी के किसी एक पहलू को उजागर करता है। अफ़साना क्या करता है? ज़िंदगी का कोई एक पहलू, है ना, किसी एक जो हमारा वाक़या गुज़रा है ज़िंदगी का ना, उस पर जो है तो अदीब जो है तो एक अफ़साना लिखता है। तो किसी एक वाक़ये को एजाज़ व इख्तिसार के साथ, यानी कि छोटा कम करके, है ना, उसको बयान करता है। या फ़नी एतबार से, फ़न के एतबार से, यानी कि अदीब जो होता है, मज़ामिन लिखने वाला जो अदीब होता है, तो उसकी जो खूबियाँ होती है, जैसा कि हमने शायरी में देखे कि शायरी की फ़न की बहुत सारी फ़नी खूबियाँ हैं, जैसे उसमें रदीफ़ है, काफ़िया है ना, इस तमाम चीज़ें आपको मैंने बता चुका हूँ। तो वैसे ही अदीब की भी खूबियाँ होती है, मज़ामिन लिखने की भी खूबियाँ होती है, अफ़साने लिखने की, दास्तान, नावल, खाका निगारी, है ना, मज़मून निगारी, साइंसी मज़ामिन, दीनी मज़ामिन, तो इनकी भी अलग अलग खूबियाँ होती है। तो अगर हम फ़न के एतबार से अफ़साने में ड्रामे की तरह, कई की तरह, ड्रामे की तरह नुक्ता उरूज, यानी कि इंतहाई कमाल तक, क्लाइमिक्स, यानी कि ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, नुक्ता उरूज का, क्लाइमिक्स नुक्ता उरूज का अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, जिसके मानी होते हैं कमाल के या इंतहाई कमाल के या बुलंदी की।
तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत रखी गई है। नावल के मुकाबले में अफसाना मुख्तसर होता है, दास्तान और नावल के मुकाबले में अफसाना मुख्तसर होता है, छोटा होता है। जैसा कि हम ये जो अफसाना अभी पढ़ेंगे, कौन से वाक़यात को इसमें बयान किया गया है, आगे हम समाअत फरमाएंगे। तो आगे देखिए कि प्रेमचंद, सज्जाद हैदर अली यल्दरम, सुल्तान हैदर जोश, नियाज़ फ़तेहपुरी और अली अब्बास हुसैनी को उर्दू के अव्वलिन अफसाना निगारों में शुमार किया जाता है। यानी कि अफसाना निगार लिखने वाले जितने भी अदीब हैं, तो उनमें सबसे पहले ये अदीबों का नाम आता है। अफसाना लिखने वालों में जितने भी अदीब हैं, जितने भी अदीब गुज़रे हैं या दौरे हाजिर में हैं, तो उनमें इनका नाम सबसे ज़्यादा मशहूर है। और मुंशी प्रेमचंद भी है, जिसका पहला नाम सरे फहरिस्त नाम आता है मुंशी प्रेमचंद का। तो तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत के ज़ेर असर कई अफसाना निगार उभरे, जिन्होंने उर्दू अफसाने को नए रुझानात, असालिब और रंग और रूप से आशना किया है। असालिब यानी कि ये असलूब की जमा है, वहाँ लिख ले करो साथ ही साथ में। असालिब असलूब की जमा यानी कि तौर तरीका, तौर तरीका अंदाज को भी कहते हैं। तो ये तौर तरीके से अफसाने के, उर्दू अफसाने के तौर तरीके से इन्होंने, इन अदीबों ने हमको जान पहचान कराई है कि अफसाना क्या होता है। नए अफसानों में तकनीक के तजुर्बात ने अफसाना निगारी को वसत अता की है, यानी कि लंबाई चौड़ाई अता की है। इन अज्जा के तवाज़न से, तवाज़न कहते हैं हम वज़न को, जैसा कि कांटे में कोई एक साइड में वज़न रख के अनाज गिना जाता है, सोना गिना जाता है ना, उसका हम वज़न होता है ना, कि 1 किलो का पत्थर है, उसके हिसाब से अगर हम जवारी गिन रहे हैं या गेहूँ गिन रहे हैं तो वो भी कितना आना, 1 किलो है ना। उसका तवाज़न कैसा आना, मुकर्रर बरोबर कांटा नोक पर आना चाहिए, तो उसे कहते हैं तवाज़न, यानी कि हम वज़न होना। तो तवाज़न से अफसाने की तश्कील होती है ना, उसी से ये बनते हैं। अफसाने में होने वाली हियत यानी कि उसके असबाब और तकनीक के तब्दीलियों के बावजूद, यानी कि हुनरमंदी के तब्दीलियों के बावजूद, आज भी अफसाना उसी बुनियाद पर खड़ा नज़र आता है। अफसाना आज भी वहीं खड़ा हुआ है जबकि जहाँ कल खड़ा हुआ था। कल के अदीबों ने जैसे अफसाने लिखे थे और कल के अदीबों के लिखे हुए अफसाने जो कल के लोगों ने पढ़े थे, कदीम दौर के लोगों ने पढ़े थे, तो वैसा ही अफसाने आज भी लिखे जाते हैं और आज भी पढ़े जाते हैं। इसमें प्लाट, किरदार, मकालमे, नुक्ता, नुक्ते नज़र, पस मंज़र और ज़ुबान बयान की शिस्तगी यानी कि सफाई मुख्तसर अफसाने के अज्जाए तरकीबी है, यानी कि हम वज़न है, अज्जाए तरकीबी है। अफसाने की तश्कील होती है, ये पढ़े, हाँ, अफसाने में होने वाली हियत और तकनीक की तब्दीलियों के बावजूद आज भी अफसाना इसी बुनियाद पर खड़ा नज़र आता है जिसकी दाग बेल 100 बरस पहले प्रेमचंद ने डाली थी। दाग बेल का लफ्ज़ जो है आपने अर्तुगरुल गाज़ी की सीरियल में पढ़ा होगा कि सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल जो है तो अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने डाली थी, है ना, ऐसा सुना होगा आपने उसमें। तो दाग बेल कहते हैं किसी काम की इब्तिदा करने को, किसी काम की इब्तिदा करने को या किसी काम की बुनियाद रखने को, किसी काम की बुनियाद रखने को। जैसा कि 1983 पास से हमारे मोतला शहर में जो है तो जवाहर उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज चल रहा है ना। हाई स्कूल 1983 से चल रही है, जूनियर कॉलेज 1990 से जारी है। तो इसकी बुनियाद किसने रखी थी? बुल्टाना के जो डॉक्टर एजी शेख साहब है ना, उन्होंने रखी थी। तो ये बुनियाद रखने वाले, है ना, दाग बेल डालने वाले जवाहर स्कूल इदारे के कौन कहलाए जाएंगे? डॉक्टर एजी शेख साहब, है ना, अब्दुल गफ्फार साहब। तो इसी तरह से बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे जो है तो आश्रम बने हुए हैं, है ना। तो इसकी बुनियाद रखने वाले अलग अलग इंसान होते हैं। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। तो इंसान के लिए, तो मैं ये बता रहा था आपको कि अफसाने की दाग बेल किसने डाली, बुनियाद किसने रखी? मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद के पास से अफसाने लिखने शुरू हुए। इंसान के लिए लाजिम है कि, इंसान के लिए
ज़रूरी है कि, ये लाजिम यानी कि ज़रूरी। देखो उर्दू जो ज़ुबान है तो बहुत अच्छी ज़ुबान है। फिल्मों में आप गाने सुनते होंगे ना, लाजमी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं, ऐसा कोई गाना है तो उसके मानी आपने देखे क्या, लुगात की आदत डालो। बहुत सारे ऐसे वर्ड है, ऐसे अल्फाज है कि फ़िल्मी गानों में जो हम गीत सुनते हैं, नगमे सुनते हैं, तो उसके मानी हमको भी मालूम नहीं रहते, है ना। तो ऐसे मानी मालूम होना चाहिए। तो लाजमी यानी कि ज़रूरी, और लाजमी का लफ्ज़ जो है तो हमारा, हम जो बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं या सालाना इम्तिहान देते हैं उसमें भी आते हैं कि तमाम सवालात लाजमी है ना। तो लाजमी यानी कि ज़रूरी। तो इंसान के लिए ज़रूरी है कि हमेशा सच बोले। अब आ गए हम असल मकसद पर कि शाल जो सबक लिखा गया है उसमें किस कदर झूठ बोली गई है और झूठ को छुपाने के लिए मुसन्निफ़ क्या करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि इंसान को अपनी ज़ाती ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ झूठ से परहेज़ करना चाहिए और सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इंसान के लिए ये लाजिम है, ज़रूरी है कि हमेशा सच बोले। झूठ बोलने से इंसान एतबार खो देता है, यानी कि भरोसा खो देता है। अगर हम बार बार झूठ बोले तो कोई हम पर भरोसा करेगा क्या? नहीं। शाइन आ रहे रोज़ स्कूल में, सर और बच्चों को डरा रहे क्या पुल के पास शेर खड़ा हुआ है, अब जाके देख रहे लोग, है ना, तो वहाँ शेर नहीं है। फिर दूसरे दिन आए, हाँ शेर आया हुआ है, कल चले गए तो आज है, बोले सर जल्दी जाके देखो, हाँ टीचर भी भाग रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं ना, लेकिन वहाँ शेर नहीं है। फिर तीसरे दिन आके और उन्होंने बोले, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, है ना, हमको गुमराह कर रहे हैं। फिर चौथे दिन उन्होंने आके बोले कि सर आज तो चीता खड़ा हुआ है। तो अब हम उन पर एतबार करेंगे क्या, भरोसा करेंगे क्या? लेकिन वो सच में खड़ा हुआ है, वहाँ चीता सच में आकर खड़ा हो गया। अब वो शाइन आके बोल रहे हैं कि सर आज चीता खड़ा हुआ है, हकीकत में है, फिर हम भरोसा करेंगे क्या? नहीं, भरोसा नहीं करेंगे। तो हम ये एतबार खो देते हैं, भरोसा खो देते हैं। तो इसलिए हमको अपनी ज़ाती ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ, चाहे वो हमारे घरेलू मामले हो, समाज के मामले हो, स्कूल के मामले हो, हमें हमेशा जो है तो सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। झूठ पर भी शायर ने शेर कहा है कि करेला नीम पे पहुंचा तो मीठा हो गया। करेला कहाँ पहुंचा? नीम पे। करेला नीम पे पहुंचा तो मीठा हो गया, झूठ उसने इस कदर बोला कि सच्चा हो गया, है ना। तो हर चीज़ पर जो है तो अशार लिखे गए हैं। एक दो अशार और है, बाद में सुनाएंगे आपको। सच, लेकिन सच बोलने के आदाब में ये बात भी हमें समझाई गई है। काहे के आदाब में? सच बोलने के आदाब में, अदब में हमें ये बात भी समझाई गई है कि सच्ची बात इस तरह कही जाए, सच्ची बात इस तरह कही जाए कि अगर वो बात कड़वी भी है, अगर वो बात कड़वी भी हो तो सुनने वाला उसे कबूल कर ले। अगर हमारे बोलने में अगर कड़वापन भी है, वो लफ्ज़ अगर किसी को गलत भी लग रहा है, कड़वे से बोला गलत लग रहे है ना, तो लेकिन सच बोलना चाहिए कि वो उसे कबूल कर ले। झूठ बोलने को भी, झूठ बोलने को कभी अच्छा नहीं समझा गया है, झूठ बोलने को कभी अच्छा नहीं समझा गया। लेकिन कभी कभी यूँ भी होता है कि इंसान किसी फितने के, भाई अब जो तो फितना खड़ा होने वाला है या कहीं फसाद होने वाला है ना, तो फितने या शर को रफ़ा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, है ना, फितना, कोई फसाद हो रहा है, कोई नई बात पैदा हो गई, है ना, तो उसको रफ़ा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नुकसान न पहुंचाने वाली हकीकत के बरअक्स, यानी कि उसकी बिल्कुल हुबहू बात का सहारा बात का सहारा ले लेता है ना। क्या करते हैं उस वक्त में, जैसा इस्लाम में एक बात बताई गई है कि एक जगह हम झूठ बोल सकते हैं, जैसा कि कोई दो इंसान है और आपस में हमेशा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है, तो ऐसी इजाज़त है कि वो दोनों को अगर मिलाना है तो मिलाने के लिए हम उनके झूठ में तारीफ़ कर सकते हैं कि नहीं नहीं वो तो फला इंसान जो है तो आपके बारे में तो बहुत तारीफ़ कर रहा था, आपके पीछे वो आपकी गिबत नहीं करता, आपकी तारीफ़ करता। फिर दूसरे के पास जाना, है ना, कि आप जिससे नाराज़ी इख्तियार करते हैं, जिससे आप हमेशा जो है तो गमज़दा रहते हैं, परेशान रहते हैं, है ना, और उसको बुरा भला बोलते हैं, लेकिन वो तो आपकी तारीफ़ करता है। तो इस तरह से दोनों को मिलाने की इजाज़त है, उस वक्त में झूठ बोल सकते हैं। तो सहारा लिया जाता है। इस अफसाने के मरकज़ी किरदार को ऐसे ही एक सूरत हाल पेश आती है। अब जो हम सबक पढ़ेंगे, अब आगे अफसाना पढ़ेंगे, तो झूठ बोलने की एक नौबत आ जाती है, मुसन्निफ़ को झूठ बोलना पड़ता है।
अफसाने का अंजाम भी निहायत चौंका देने वाला है। आखिरी पर अंजाम क्या होता है ना, वो एकदम बिल्कुल चौंका देने वाला है। तो यहाँ पर हम इस सबक के अदीब जो है, मुसन्निफ़ जो है, तो अली अब्बास हुसैनी, उनकी मुख्तसर सी मालूमात समाअत फरमाते हैं। अली अब्बास हुसैनी 3 फरवरी 1897 ईस्वी को गाज़ीपुर के एक कब्ज़े पारा में पैदा हुए। गांव का नाम क्या है? पारा। उन्होंने इब्तदाई तालीम पटना में पाई। पटना शहर में उन्होंने इब्तदाई तालीम प्राइमरी लेवल की पाई। 1915 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। कब पास किया? 10वीं का इम्तिहान, हाँ, 1915 में। तो जाहिर सी बात है कि 1905 में या 6 में वो पहली जमात में होंगे, है ना। इलाहाबाद से एमए की सनद हासिल की। कहाँ से? इलाहाबाद से एमए की सनद हासिल की। देखो, पहले 10वीं के बाद डायरेक्ट एमए क्यों बताया रहा? यहाँ पर एमए क्यों बताया गया? तो पहले जो है तो 11वीं 12वीं क्लास नहीं थी, 10वीं पर ही डीएड हो जाता था, ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाता था, बीए, बीएससी, बीकॉम, है ना। तो ये 11 और 12 क्लास जो है तो बाद में आई, तकरीबन ऐसे ही समझो कि बस 19वीं सदी के आखिर में। तो पहले 11वीं 12वीं नहीं हुआ करती थी। अगर किसी को डीएड भी करना है, 10वीं जमात पास करो, डीएड में चले जाओ, है ना। बीएससी करना है, बीए करना है, 10वीं पास हो गए, फिर वो चले गए डायरेक्ट बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, है ना। कायमे में एडमिशन लेना है, जैसा कि आप 12वीं के बाद लेते हैं, डी फॉर्म में, है ना, बी फॉर्म में, बीओएमएस में, इसी तरह से जो है तो पिछले ज़माने। फिर बाद में ये जो है तो 10+2 आया। 10+2 से मुराद 10 क्लास प्लस 2 यानी कि 11 और 12, इस तरह से। तो उन्होंने 1924 ईस्वी में एमए की सनद हासिल की। सनद यानी कि डिग्री, सर्टिफिकेट। सनद जो है तो अरबी लफ्ज़ है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लखनऊ में मुलाजमत इख्तियार कर ली। कहाँ पर? लखनऊ में गवर्नमेंट कॉलेज में मुलाजमत यानी कि उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। और 1954 ईस्वी में प्रिंसिपल के ओहदे से सबकदोश हुए, यानी कि रिटायर हुए। सबकदोश होना, रिटायर होना। अली अब्बास हुसैनी अदब बराए ज़िंदगी के कायल थे। उन्होंने प्रेमचंद की तरह अपनी तख्लीक़ात में देही ज़िंदगी की मौसर यानी कि असर रखने वाली अक्कासी की है, यानी कि उनकी नकल उतारी है। उन्होंने किसानों की माशी बदहाली और ज़मींदारों के जुल्म व सितम को अपनी कहानियों में पेश किया है। देखो, अब ये जो है तो इसके लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा अपने को कि मुसन्निफ़ ने, अली अब्बास हुसैनी ने किसानों की माशी बदहाली उसका ज़िक्र किया है कि आज भी जो है तो गवर्नमेंट लाखों करोड़ों अरबों रुपये की स्कीमें जो है तो निकालती है, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं कि वो स्कीमें उन तक नहीं पहुंच पाती। सोलार स्ट्रीट जो अभी आया हुआ है ना, कि उसकी चार्जिंग जो है तो धूप के ज़रिए से खुद पैदा करो, तो गवर्नमेंट उस पर भी स्कीम देती है। खेत वाले अगर उसको लेना चाहे तो गवर्नमेंट से, है ना। स्प्रिंकलर जो आता है, यानी खेत में थेम थेम पानी जो दिया जाता है, पाइप फैलाए जाते हैं, है ना, तो वो भी गवर्नमेंट जो है तो 7/12 पर किसानों को स्कीम में देती है। किसी के पास 7 एकड़ के ऊपर अगर ज़मीन है या अंदर ऐसा कुछ है, उसका नियम अंदर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए, तो उसको गवर्नमेंट ने बोर भी करा के फ्री में दी खेत में, है ना। 7/12 लिख जाओ, है ना, जमा कराओ, फिर जो है तो बाद में उस पर लोन मिलती है, वो पैसा माफ़ होता है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे कि वो स्कीमें उन तक नहीं पहुंच सकती। तो ऐसे तमाम हालात को जो है तो ऐसे अफसानों में बयान किया गया है। फिर आगे वो बता रहे हैं कि ज़मींदारों के जुल्म सितम को, यानी कि जो बड़े बड़े साहूकार लोग होते थे जो ब्याज से पैसे देते थे ना, अब खेत में जो है तो पीक नहीं हुआ, कैद साली हो गया, बारिश ज़्यादा हो गई, तो फिर वो उनकी रकम जो जिससे हमने उधार लाए थे उनका वो रकम भी देना है, उसका ब्याज भी हो गया है ना, तो वो जुल्म सितम किया करते थे इन पर। अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए उन्होंने कौमी यकजहती और इंसानियत का पैगाम दिया है। कौमी यकजहती, एकता, है ना, सब लोगों को आपस में मेल मिलाप करना। अफसानों के अलावा उन्होंने नावल, ड्रामे और तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं। तनकीदी मज़ामीन यानी कि खरे खोटे की पहचान रखने वाला, सच और झूठ की पहचान रखने वाला। उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ उनकी एक अहम किताब है। तनकीदी तारीख़ के नाम से उनकी एक अहम किताब है। उन्होंने
बाज़ अफसाने बच्चों की नफ्सियात से मुतालिक लिखे हैं। कहीं पर लिखे हैं? बच्चों की नफ्सियात, साइकोलॉजी, है ना। बच्चे किस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जैसे घर में बच्चा डर रहा है, खौफज़दा हो गया, है ना, तो उसको क्या करने का, घर में एक झूठ मूठ का तावीज़ सीना, है ना। पहले तो आलिम फाजिल को बता देना भाई कुछ तो हुआ नहीं, इसको देख ले पहले, है ना। उन्होंने बताया कि नहीं कुछ ऐसी खास बात नहीं है, बच्चे खौफज़दा हो जाते हैं, तो उसकी साइकोलॉजी नफ्सियात दूर करने के लिए क्या करना, एक तावीज़ सीना, उसे गले में पहना देना कि बेटा अब ये तावीज़ लेके आ गया अपने आलिम साहब से, अब तुमको कुछ नहीं होगा, ऐसा बोल के पहना दिए, तो उसके जो दिमाग से जो डर है, खौफ है, वो निकल जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं नफ्सियात। तो बच्चों की नफ्सियात से मुतालिक लिखे हैं, जैसा कि बच्चे, बहुत सारे स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं टीचरों से डरते हैं, है ना, या टीचर क्लास में पढ़ने के लिए बोलते हैं तो शर्मते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, है ना, अगर मैं पढ़ूँगा तो दूसरे बच्चे जो है तो मुझ पर हंसेंगे, है ना। तो इस तरह से ये जो साइकोलॉजी बनी हुई है, तो ऐसे बच्चे जो है तो कमज़ोर रह जाते हैं, तालीम से पीछे रह जाते हैं। पहली कहानी पसमर्दा कलिया उन्होंने 1918 ईस्वी में लिखी। रफ़ीक़े तनाई, बासी फूल, कांटों में फल, उलझे धागे वगैरह उनके अफसानी मजमूओं के नाम हैं। उन्होंने कई नावेल भी लिखे जिनमें काफ की परी को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई है। आखिर में 27 सितंबर 1959 ईस्वी को अली अब्बास हुसैनी का इंतकाल हो चुका। बाकी का जो है तो हम